Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारी क्लास में आज का टॉपिक है क्लास 12th में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आज का हमारा ये टॉपिक है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। ओके, आज हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है और उस कंसंट्रेशन पर कितने तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कितने तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, मीन्स किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ये परसेंटेज हो गया, कंपोजिशन ये सबसे पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि परसेंटेज कंपोजिशन को हम डील कैसे करते हैं। इसको हम डील करते हैं, डील इन द सेंस कि किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या किस सीक्वेंस में इसको हम जो है देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है परसेंटेज कंपोजिशन W/W, वेट टू वेट या मास बाय मास, इसको हम मास बोल सकते हैं। और दूसरा आता है इसमें स्टूडेंट्स V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा आता है W/V, मास बाय वॉल्यूम। तो ये तीन तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन को यहाँ डील करेंगे। ठीक है, तीन तरीके से डील करेंगे। और ये परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत ही इजी पॉइंट है। इसको हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं या फिर किसी टेस्ट में बैठते हैं। एग्जाम होता है, उसमें टोटल मार्क्स होता है, उस टोटल मार्क्स में से कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर के आप आते हैं, कुछ आपके मार्क्स आ जाते हैं, आप लिखेंगे, एग्जाम देंगे। तो अब उस टोटल में से कुछ मार्क्स आप जो है पा गए। अब जो आपने कुछ मार्क्स पाए हैं तो उसके बेसिस पर आपसे ये पूछा जाता है कि कितना मार्क्स आया आपका। तो आप कहेंगे हमारा इतने में से इतना मार्क्स आया। फिर वहीं पर कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट आपका मार्क्स आया। तो यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो आप अपने रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं और बताते हैं कि हमारा इतने परसेंट रिजल्ट आया, ठीक वही काम हम यहां करने वाले हैं। जो फॉर्मूला आप वहां लगाते हैं वही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं W/W की, देन V/V, देन W/V। तो सबसे पहले हम बात करेंगे W/W। इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम मास टू मास परसेंटेज को देखेंगे। सपोज दैट आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा आपने, कुछ ना कुछ मास लिया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ NaCl ले लिया और यहाँ पर वाटर ले लिया, तो यहाँ हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने यहाँ इसका भी कुछ ना कुछ अमाउंट ले रखा है, कुछ ना कुछ मास लिया होगा आपने इसका, और इसका भी कुछ ना कुछ आपने मास लिया होगा। इन दोनों का ही आपने कुछ ना कुछ मास लिया है।
अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये, जैसा हमने पहले बताया कि इसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा, बिकॉज इट इज सॉल्वेंट एंड इट इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का मास या सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा क्या होता है सॉल्यूशन में, ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट का जो मास होता है वो क्या होता है, या सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है ना। सपोज दैट आपने ये 50 ग्राम ले लिया और ये ले लिया आपने 1000 ग्राम, मतलब 1 लीटर लिया होगा, 1 लीटर पानी लेकर के या वाटर लेकर के आपने उसमें 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला लिया, एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया कि इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड कितने % डिसॉल्व है, जैसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन का टोटल जो है मास निकाल लेंगे। टोटल मास कैसे आएगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यही दोनों मिला करके सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा, 1050 ग्राम। ठीक है ना, जोड़ देने पर 1050 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ NaCl, तो परसेंटेज ऑफ NaCl इक्वल टू क्या होगा, ये होगा जैसा आपसे ये पूछा गया कि इन दिस सॉल्यूशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NaCl, क्या होगा आपसे ये पूछा गया, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2O। यदि आपसे ऐसा पूछा गया तो जो वर्कआउट हम इसके लिए करेंगे सेम थिंग इसके लिए भी करेंगे, सेम वर्क हम उसके लिए भी करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। 100 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो कितना आ जाएगा, NaCl का मास कितना है 50 ग्राम, 50 इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया था 1050। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कि 5 टू द 10, 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 21। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे ख्याल से आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट समथिंग % आएगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट जो समथिंग आ रहा है आप समझिए वही, मतलब उतने % NaCl इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये निकालने का तरीका हमने आपको बताया। इसी तरह से आप H2O का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाई मास उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अपना आप रिजल्ट कैसे निकालते थे, अपना रिजल्ट आप कुछ इस तरह निकालते थे कि जैसे आपका जो ऑब्टेन मार्क्स आता है और एक टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स में से कुछ मार्क्स आपका आया, तो ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ये फॉर्मूला लगा करके अपना परसेंटेज निकाल लेते हैं। सेम थिंग वही हमने यहाँ भी लगाया है, हमने वही सेम थिंग यहाँ भी लगाया है। सॉल्यूशन का जो टोटल मास वो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इतने में से इतना मास इसका है तो इसका कितना % हो गया, दिस इनटू 100 डिवाइड बाय दिस। इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पढ़ते टाइम यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें, आपका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा।
ये था W/W परसेंटेज कंपोजिशन। नाउ V/V वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। तो V/V देख लेते हैं कंपोजिशन। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर C2H5OH ले लिया, दिस इज लिक्विड, ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसको हम इथेनॉल कहते हैं। जब इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये भी लिक्विड स्टेट में है। इस वजह से जो इसका वॉल्यूम होगा हम किस में कंसीडर करेंगे? हम लीटर में कंसीडर करेंगे। जैसे मान लिया आपने इसको 10 लीटर ले लिया और इसको आपने ले लिया 20 लीटर, दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 लीटर। तो सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया? 30 लीटर का हो गया। और सॉल्यूटर में कितना है? 10 लीटर। सॉल्वेंट कितना है? 20 लीटर, जिसका अमाउंट ज्यादा हो सॉल्वेंट। अब यहां पर यदि हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल in solution by volume, what is the percentage composition by volume of ethanol in this solution? यदि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन में इथेनॉल का बाई वॉल्यूम कितने परसेंट अमाउंट है, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? सेम थिंग, जो इसका अमाउंट है इतना इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो परसेंटेज ऑफ C2H5OH प्लस कह रहे हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C2H5OH डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100। तो मतलब जिसका परसेंटेज निकालेंगे यहां पर उसका अमाउंट आप यहां रखेंगे न्यूमरेटर में। हमेशा यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। तो यहां पर जो C2H5O यानी इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 10 इंटू कितना कर देंगे? 100 डिवाइड बाई टोटल कितना है? 30 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये 100 आ जाएगा, 100/3। और आगे सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, मतलब ये आगे आ जाएगा 33.33%। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.333 आगे आता जाएगा 33%। इस तरीके से आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है W/V। तो इसमें जो सॉल्यूट होगा ये ग्राम में गिवन होगा और जो ये सॉल्वेंट है ये किसमें गिवन होगा? लीटर में गिवन होगा। जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कुछ ना कुछ लीटर का बनेगा। ध्यान रखिए, सॉल्यूशन उतने ही लीटर होगा जितने लीटर सॉल्वेंट होगा, बिकॉज यहां सॉल्यूट किस स्टेट में आने वाला है? सॉलिड स्टेट में आने वाला है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, ताकि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अब यहां पर हम बात करेंगे W/V। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर NaCl गिवन है और यहाँ पर वाटर, तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूशन बन गया आपका। हमने यहाँ पर सपोज दैट ये ले लिया 50 ग्राम, या इसको हम क्या कर लें, थोड़ा और कम कर लेते हैं, 20 ग्राम कर लेते हैं। ओके, 20 ग्राम। और ये है हमारा 10 लीटर, ऐसा हमने मान लिया
तो सॉल्यूशन कितने लीटर का होगा? 10 लीटर होगा। सॉल्यूशन भी आपका कितने लीटर का होगा? 10 लीटर का होगा। अब यहां पर आपको इस सॉल्यूशन में परसेंटेज बाई डब्ल्यू एंड वी ऑफ NaCl कितना होगा ये आपसे पूछेगा। तो आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ NaCl सेम फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू 20 इंटू 100। बस यहाँ नीचे क्या कर देंगे हम? नीचे हम कर देंगे इसका जो अमाउंट है 10 लीटर, क्योंकि यहाँ हम क्या निकालें? W/V। ये हम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आ जाए। जब आपसे ऐसा पूछे W/V तो आप निकाल लीजिए, और जब आपसे ऐसा पूछे W/W कैलकुलेट करिए तो आप क्या करेंगे? आप जो लीटर में गिवन अमाउंट है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आप जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यदि आपसे W/W पूछे और यहाँ पर कंडीशन ऐसी गिवन हो तो आप इसको क्या करेंगे? इस तरह से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आपसे W/V पूछे, जैसा हम कर रहे हैं ऐसा आप करिए। तो मतलब यहाँ नीचे क्या रखेंगे आप? 10 लीटर। वॉल्यूम किसने दिया है? लीटर में दिया है, 10 लीटर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये ग्राम में दिया है और ये लीटर में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लीटर वाला रिलेशन लगाएं या फिर मिलीलीटर वाला रिलेशन लगाएं? कौन सा रिलेशन लगाएं जिससे हमारा आंसर सही है? तो आपको यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ जो लीटर में दिया है बस वैसे ही आपको रख देना, क्योंकि लीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। हाँ, जब आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन में कहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ml में यहाँ रख सकते हैं, और यदि कुछ नहीं कहा है, नॉर्मल क्वेश्चन लिखा है, तो आप यहाँ पर इसको लीटर में ही रखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो कैंसिल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आ गई, जैसा हमने आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक समस्या आ गई। ये कितना आ रहा है? 200% आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो 200% नहीं बल्कि ये 100 से नीचे ही आना चाहिए। हमने कहा कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो हमेशा आप क्या करिए, यहाँ पर रिलेशन जरूर लगाइए स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिए, हमेशा आप किसका रिलेशन कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। किलोग्राम का रिलेशन आप किससे लगाएंगे? लीटर से। यहाँ नहीं बल्कि हम यहाँ लिखते हैं, यदि किलोग्राम में गिवन होगी वैल्यू W/V, तो किलोग्राम का रिलेशन आप किससे लगाएंगे? लीटर से लगाएंगे। और यदि ग्राम में गिवन होगा तो उसको मिलीलीटर में लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। हमने यहाँ पर जो किया ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। हमें यहाँ रिलेशन लगाना होगा। हमने यहाँ जब ये ग्राम में लिया तो जो इसका वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं बल्कि किस में लेना होगा? मिलीलीटर में लेना होगा। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 10 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml? तो आप यहाँ पर क्या करिए? 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो इतने ml होगा। अब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दूसरा ये कैंसिल हो गया, तीसरा ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 2/10 इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर है W/V के हिसाब से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इस रिलेशन को आप ना भूलिएगा, इसके रिस्पेक्ट, ठीक है। नहीं तो हमेशा आप गलत कर देंगे और आंसर आपका गलत आएगा। ओके, ये था परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है
इसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अगला पॉइंट है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अगला आता है टॉपिक हमारा मोलैरिटी, ठीक है ना। मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती क्या है? मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर को फिक्स जरूर रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर जो है मोलैरिटी को इफेक्ट कर देता है। मोलैरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, बात समझ रहे हैं आपको। इस वजह से टेम्परेचर को यहां पर हम फिक्स करके देखते हैं कि मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी आने वाली है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve per liter of the solution at a particular temperature। ये टेम्परेचर समझ जाइएगा स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve per liter of the solution at a particular temperature। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोलैरिटी है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? जरा इसको देख लीजिए। तो मोलैरिटी हमने दिखाया है कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम इक्वल टू आ जाता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल बी। वी जो है किसमें होता है? लीटर में होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली इक्वेशन हो गई। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो ये स्मॉल एन है, आप जो देख रहे हैं स्मॉल एन, जो स्मॉल एन है ये किसको बताता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। जो यहां लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया हमारा स्मॉल एन। और जो वी है ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो लिखा है ना डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के हर एक लीटर में पर लीटर के हिसाब से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वही सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाता है। बात समझ गए आप? उसी को हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। तो यहां पर जो V है ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहां लिख लीजिए वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड जो V इन लीटर है इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहां पर n इक्वल टू होता है W अपॉन कैपिटल M। n इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M। हमारे ख्याल से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M जो है, ये इक्वेशन आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। फिर भी हम यहां बता देते हैं आपको, जो ये W है ये क्या है? इट इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ये हमेशा किसमें होगा? ग्राम में होगा। मतलब न्यूमेरिकल में यदि सॉल्यूट का मास किलोग्राम में गिवन है तो आप उसको ग्राम में चेंज करके इस इक्वेशन में रखेंगे ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए। और जो सॉल्यूट है वो
जो है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया। एंड कैपिटल वी जो लीटर में है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल वी अपॉन 1000 ml। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब लीटर को हम ml में चेंज करके इस तरीके से शो कर सकते हैं। बात समझ गया ना, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो यहाँ कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v अपॉन 1000 ml है एंड n इक्वल टू दिस, इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। यदि इनकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू of n and capital V in equation first, we have हमें क्या मिलेगा, ध्यान रखिए, कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन M अपॉन स्मॉल v अपॉन 1000। बस एज इट इज हमने रख दिया। जो v की वैल्यू थी v के प्लेस पर और जो n की वैल्यू है उसको n के प्लेस पर हमने यहाँ पुट कर दिया। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, w अपॉन m इंटू 1000 अपॉन v। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, फ्रैक्शन ऊपर वाली भी एक फ्रैक्शन है और नीचे वाली भी एक फ्रैक्शन है। तो जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो, इसको सॉल्व करने के लिए अब नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या करते हैं, पलट देते हैं। जब इसको हम पलट देंगे, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से W की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन आ गई m इक्वल टू W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन v। और करके इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये भी कैपिटल M है और ये भी कैपिटल M। कैपिटल M मींस मोलैरिटी और कैपिटल M मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ध्यान रखिए दोनों कैपिटल M है, कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से इसको हम M डैश कर लेंगे। तो ये भी हमारा M डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा M डैश हो गया और ये भी हमारा M डैश हो गया। तो अब जो है M इंटू N इंटू V, W इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल M डैश V अपॉन 1000। ठीक है, तो ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन के हेल्प से हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार आपसे सॉल्यूट का मास पूछता है कि कितने ग्राम लिया गया था, और कई बार आपसे डायरेक्ट मोलैरिटी पूछता है। तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल में जहाँ इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप इसको अप्लाई करिए, और जहाँ इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप इसको अप्लाई करिए। तो इस मोलैरिटी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आपको ये सारी बातें हम वहाँ पर बताएंगे कि जो है किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। मोलैरिटी पर न्यूमेरिकल आपसे जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है मोलैरिटी में, जिसको अगर हम लोग नहीं जानते रहेंगे तो हमेशा न्यूमेरिकल पे कंफ्यूज होंगे और गलत कर देंगे, इतनी सारी बातें जानने के बावजूद। हम देख लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है।
जो हमें गलती करने से बचा देगा। उसको देख लिया जाए थोड़ा। तो पॉइंट कौन सा है जो हमें गलती करने से बचाएगा? न्यूमेरिकल गलत ना हो, बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो टॉपिक पॉइंट कौन सा है? पॉइंट हमारा है सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अगर हमें ये पॉइंट पता है तो हम न्यूमेरिकल में गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि हमें ये पॉइंट पता है तो जो एक सिली मिस्टेक हम लोग कर दिया करते हैं न्यूमेरिकल में, या कई बार न्यूमेरिकल को समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या उसने दे रखा है, वो पॉइंट हमें यहां से समझ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। यहां हम दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम हमारा होगा सॉल्यूशन का और दूसरा कॉलम है मोलैरिटी का। मोलैरिटी, सॉल्यूशन और मोलैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। सबसे पहला इसमें आता है मोलर सॉल्यूशन। अगर न्यूमेरिकल में ऐसा लिखते हैं मोलर सॉल्यूशन, तो आप समझ जाइए कि उसने मोलैरिटी दे रखा है, ठीक है। यदि वो ऐसा नहीं लिखेगा तो ऐसा लिख देगा 1m सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता है वो। तो यहां पर मोलैरिटी गिवन है, न्यूमेरिकल में मोलैरिटी दे रखा है। 1m लिखा हो या फिर मोलर सॉल्यूशन लिखा हो, मतलब 1m सॉल्यूशन लिखा हो या मोलर सॉल्यूशन लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहां मोलैरिटी कितनी होगी? यहां मोलैरिटी होगी 1, मतलब m के पहले जो नंबर लिखा है वही m की वैल्यू है। मोलैरिटी उतनी उसने गिवन है, दे रखा है न्यूमेरिकल। दूसरा पॉइंट इसमें आता है डेसीमोलर सॉल्यूशन। इसको और करके लिख सकता है m/10 सॉल्यूशन। ये मतलब सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, m/10 सॉल्यूशन। यदि m/10 सॉल्यूशन लिखा है तो समझ जाइए उसने मोलैरिटी आपको दे रखा है या डेसीमोलर लिखा होगा। तो डेसीमोलर लिखा हो या फिर m/10 सॉल्यूशन लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ m की वैल्यू होगी 1/10 इज इक्वल टू 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.1 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर सॉल्यूशन और करके लिख देगा m/100 सॉल्यूशन। तो आगे आप समझदार है, कर सकते हैं। यहां जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/100 इज इक्वल टू 0.0। m की वैल्यू उसने यहां दे रखा है, मींस मोलैरिटी दे रखा है। एक और टर्म आता है जो कभी कभी यूज कर सकता है, दैट इज सेमी मोलर सॉल्यूशन और करके लिख सकता है वो m/2 सॉल्यूशन। तो यहां m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको ये चीजें नहीं पता है तो कई बार मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल में वो मोलैरिटी दे रखा होता है जो कुछ इस तरह दिया होगा, और यदि आपको ये टर्म नहीं मालूम होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उसने मोलैरिटी दिया है कि नहीं दिया है, तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। इस केस में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी।
तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए ये पॉइंट, इसका मतलब मोलैरिटी उसने दे रखा है। तो हमारे आज के क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और साथ ही साथ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल का भी डिस्कस करेंगे ताकि आप न्यूमेरिकल कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, जय भारत, जय भारती।